वक्त तो चला है हमारे खास डिबेट का। दरअसल न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन। दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस यशवंत वर्मा, वही नाम जो इस वक्त सुर्खियों में है, जिनके सरकारी बंगले से बेहिसाब कैश बरामदगी के बाद देश की न्यायपालिका में हलचल मच गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले 3 वरिष्ठतम जजों के कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को वापस उनके मूल कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश कर दी। साथ ही न्यायिक कार्य वापस ले लिए, ट्रांसफर की सिफारिश हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक तबादला और इसके बाद ही कहीं ना कहीं यह चौंकाता है कि सिर्फ तबादला ही किया जा सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या जस्टिस वर्मा पर शिकंजा कसने की तैयारी है, उन्हें वापस भेजना, या फिर कुछ और है, सरकार इसमें इंटरवीन करेगी? जस्टिस वर्मा पर इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद अगला कदम क्या होगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों का विरोध जो है वो कह रहे कि यहाँ पर नहीं आने चाहिए, क्या असर डालेगा? घर में इतनी बड़ी संख्या में नोट कैसे पहुंचे? उसके बाद पुलिस का क्या रिएक्शंस आया? तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे, उसका जवाब तलाशेंगे कि आखिरकार इतना हंगामा क्यों मचा है। दरअसल हाल ही में जस्टिस वर्मा के घर में आग लग गई थी। इस दौरान जस्टिस वर्मा घर में नहीं थे। उनके परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। आग बुझाने के बाद दमकल कर्मियों ने बंगले के कमरों के अंदर भारी मात्रा में नकदी रखी हुई पाई। रिकॉर्ड बुक में बेहिसाब कैश बरामद होने का आधिकारिक रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ, जिसके बाद से देश की सबसे बड़ी अदालत से लेकर संसद तक और दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक हड़कंप मच गया। जस्टिस वर्मा के घर से बेहिसाब कैश मिलने पर कांग्रेस हमलावर है। संसद से लेकर सड़क तक सवाल खड़े हो रहे हैं। कॉलेजियम के फैसले के बाद क्या कुछ कहना है कांग्रेस की प्रवक्ता का, सुनते हैं। ऐसा लगता है कि एक जज के यहाँ इतना ज्यादा पैसा पाया जाना अपने आप में एक बहुत ही चिंता का विषय है। हमारे अध्यक्ष ने इस पर ऑलरेडी बोला है, इसलिए मैं इस पर और ज्यादा टिप्पणी करना नहीं पसंद करूंगी। उन्होंने इस पर गहरी चिंता जताई है और उसके बाद भी जो कुछ चीजें हुई हैं, जिस तरह से 3-4 दिन तक उनको बताया नहीं गया था, या पुलिस कमिश्नर कुछ कह रहे थे, अग्निशमन के लोग कुछ और कह रहे थे, ये सब भी थोड़ा दिक्कत तलब है। लेकिन एक जुडिशरी एक नागरिक की अंतिम न्याय की उम्मीद होती है, और अगर वो कॉम्प्रोमाइज है तो फिर बहुत दिक्कत है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी कर ली है। इंपीचमेंट एसोसिएशन ने जर्नल हाउस बुलाकर ईडी और सीबीआई जांच की मांग करने के साथ आंदोलन की रणनीति तय करने का फैसला भी किया है। इसको मैं तो आपसे और कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद एनालाइज करिए कि पहले स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का आता है नोटिफिकेशन की इस ट्रांसफर से उनका कोई लेना ही देना नहीं इस घटना से। दोबारा आता है कि ट्रांसफर हुआ ही नहीं, दोबारा आता है कि नहीं फिर ट्रांसफर हो गया, और वही पुराने रिजोल्यूशन को अफर्म किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये है, सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशियल साइड नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जो कंट्रोल करती है सारे सिस्टम को, उसका यह मानना है कि हम लोग कीड़े मकोड़े हैं और वो जो चाहेंगे करेंगे। इज इट नॉट ऑटोक्रेसी? सुप्रीम कोर्ट ये ऑटोक्रेसी नहीं कर रहा है। आज वकीलों की डिमांड में ऑटोक्रेसी हो रही है। आज एक बेईमान जज को लाभ दिया जा रहा है, प्रीमियम दिया जा रहा है, जिसके घर से करोड़ों रुपया बरामद हुआ है, एविडेंस है पब्लिक डोमेन में, उसको इनाम दिया जा रहा है घर वापसी का। इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि कोई कुछ क्या बिगाड़ लेगा। तो ठीक है, नहीं बिगाड़ लेंगे, आप भगवान हैं, इंसान आपसे लड़ने को तैयार है। वी आर रेडी टू फेस द म्यूजिक। लेकिन सरकार से निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑटोक्रेसी पे कैसे कमांड कंट्रोल होगा, ये सरकार इस पर विचार करे। सरकार को हम लोगों ने जिताया, हमें सरकार पे भरोसा है। क्या लगता है? हम लोगों ने ये आम सभा बुलाकर के निर्णय लिया था कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आप जरा घटनाक्रम पे मार करिए, 14 तारीख से आज तक लगातार हर प्रकार से पूरे घटनाक्रम में लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है, लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है। और स्थिति ये हो गई है कि पहले फायर ब्रिगेड से अलग अलग तरीके के बयान दिलवाए जाते हैं। फायर ब्रिगेड कई सारे बयान देता है, पहले कहता है नहीं मिला, फिर कहता है मिल गया, फिर बताता है कि ये फोटो और वीडियो हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट पहले कहते हैं कि हमने कोई कॉलेजियम ने इनको ट्रांसफर का वो नहीं किया है, प्रस्ताव नहीं पारित किया है। फिर कहते हैं वो ट्रांसफर का प्रस्ताव इससे रिलेटेड नहीं है। फिर कहते हैं कि हमने तो उसी समय प्रस्ताव पारित कर दिया था और इसलिए हम इनको भेज रहे हैं।
आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं? क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भ्रष्टाचारी जज को यहाँ पर रख सकता है और दिल्ली स्वच्छ और पवित्र रहना चाहिए? दिल्ली हाई कोर्ट स्वच्छ रहना चाहिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भ्रष्टाचारी जज रह सकता है? ऐसा कह दिखा करके आप क्या बताना चाह रहे हैं? हम इसी बात का हमारा विरोध है और आज से हम इंडेफिनिट एब्सटेनिंग फ्रॉम वर्क हम लोग डिक्लेयर करते हैं। कल से हम लोग काम नहीं करेंगे और साथ में हमारा ये भी कहना है कि अगर सरकार ने इसमें इंटरफियर नहीं किया तो हम सरकार से भी लड़ाई करेंगे। तो इस वक्त जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ संजीव जी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, एलन राव हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के एलन राव जो कि पहले ऑफिसर भी रह चुके हैं और भी जो है अपनी वकालत को बहुत अच्छे से जानते हैं, अश्विनी मिश्रा हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले संजीव जी मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, फिर मैं आता हूं एलन राव साहब के पास। चलो एलन राव साहब से शुरू करता हूं। सर, एक आम आदमी या कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति जो है, उसके घर ऐसे आग लगी होती, बोरों के बोरों जो है अधजले नोट मिलते, फिर ठीक है दमकल वहाँ पहुँची थी, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस पहुँची, वह की बक्की रह गई और अल्टीमेटली मामला 2 दिन क्या हुआ, क्या साक्षी और सब कुछ है कि जस्टिस वर्मा का वो घर कहाँ से है, इतने पैसे कुछ नहीं पता। फिर कॉलेजियम बैठती है, फिर कहते हैं कि कुछ नहीं किया, ट्रांसफ़र नहीं किया, फिर कहते हैं जी ट्रांसफ़र किया। अब वकील वहाँ के ये कह रहे थे, यहाँ के भी वकील कह रहे कि भैया ऐसा है कि ये तो सबूत मिले हैं, सब कुछ है और हम तो काम नहीं करेंगे अगर वो जज वापस हमारे यहाँ पर आ जाता है। नंबर 1। नंबर 2 कि मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि कानून से क्या लिटरली जज जो हैं कोई और होता तो क्या कार्रवाई होती? कानून से ऊपर जो है ये जुडिशरी का मामला है, ये क्या बहस है? एलन राव। सचिन जी, ये जो केस है ये बड़ा सीरियस केस है वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन जुडिशरी के लिए कुछ एक ना वो है प्रोटेक्शंस हैं, शायद उसका कोई होगा, लेकिन इसमें जैसा हुआ है कि आग लगी, नोट मिले और नोट फिर वो मैं समझता हूँ नोट सीज हुए हैं वो, और सीज होकर मालखाना में गए हुए हैं तुगलका रोड थाने में। लेकिन वो सीज होने के बावजूद जो सबसे अहम क्वेश्चन जो आपने अभी पूछा है सचिन जी, वो ये है कि क्या कोई नॉर्मल आदमी के घर में, नॉर्मल बिजनेसमैन के घर में, नॉर्मल किसी और विभाग के किसी ऑफिसर के घर में ऐसा अगर मिला होता तो क्या यही होता जो अब है? बिल्कुल नहीं। नॉर्मली ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू हो जाती। वो हो सकता है कि एफआईआर का तो अभी नहीं पता रहा, क्योंकि जब तक कोई ये नहीं कहेगा कि ये करप्शन का पैसा है, ये तो हम कयास लगा रहे हैं ना कि करप्शन का पैसा है, लेकिन जब तक कोई आदमी ये नहीं कहेगा मेरे से पैसे मांगे और मैंने पैसे दिए, मजबूरी में दिए, क्योंकि देने वाला भी उतना ही अपराधी है, तो कोई ये ना कहे, जब तक एलिगेशन ना लगाए कि किस मामले में क्या मेरे से रिश्वत मांगी गई और मैंने ना चाहते हुए वो रिश्वत दी, तब ऑफेंस बनता है। खाली नोटों के मिलने से हम अपने कयास जरूर लगा रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, ठीक है कि हो सकता है अच्छा, करप्शन एक का सप्लीमेंट्री पैसा हो, मेरा लेकिन क्वेश्चन ये है अभी कि तक क्या जो कोई कुछ ऐसा किया जाना पैसा- चाहिए था, चलिए ठीक है कि वो मैं अलग प्रोसीजर की अलग से बात कर लूँगा, मैं संजीव जी के पास चला जाऊँगा, लेकिन जिस तरीके से वैसे अगर ये कैश मिलता, क्या वो जगह ना सील हुई हो? तो आपने कहा कि चलिए ठीक है नोट बरामद हो गए अब तक तो पता ही नहीं हमारे को कि क्या हुआ है। क्यों? क्योंकि मामला जज साहब से जुड़ा हुआ है और ट्रांसफर के अलावा जो है और कोई प्रोविजन फिलहाल के लिए नहीं है, पुलिस कुछ कर नहीं सकती। जज साहब का नहीं, एक प्रोविजन है ना जो ट्रांसफर भी कर दिया, लेकिन काम उनको नहीं दिया, कोई जुडिशरी का काम नहीं दिया जब तक इंक्वायरी नहीं होगी। और ये 3 मेंबर्स की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसका वेट करना जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द से जल्द अगर मिल जाएगी तो हमारे जो 140 करोड़ लोगों का भरोसा है जुडिशरी पर, जो अभी भी भरोसा रखते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ऐसा हो गया तो बेईमानी हो गई, सर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पूरी न्याय व्यवस्था बेईमान नहीं है कभी भी, लेकिन कई लोगों ने ये कह देना शुरू कर दिया कि सारी न्याय व्यवस्था ऐसा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, या वो वाली बात है वो कि एक सेब अगर टोकरी में रखे सारे सेब सड़ जाएंगे, ये वाली बात है। तो ऐसी नहीं सोचना चाहिए,
हर नहीं, लेकिन मैं पता तो समझता हूँ लगना दिल्ली चाहिए ना एक हाई आम कोर्ट और आदमी को। दूसरी जुडिशरी में हमारे संजीव जी, अब उसमें ठीक है, बहुत मैं ईमानदार प्रोसीजर जजेस पे भी आ हैं। जाता हूँ। अब मैं प्रोसीजर पे आ जाता हूँ जी कि जज हैं तो जज के खिलाफ जाहिर सी बात है महाभियोग, और आज तक कोई महाभियोग के जरिए हटा नहीं है। दूसरा ये कि वकील जी कह रहा है कि हमारे ऊपर संजीव से पूछ रहा हूँ, वकील कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत जल्दी लेबल्ड कर दिया जाता है, आप ये आप वो। हम भी जुडिशरी का हिस्सा हैं, लेकिन बाकी चीज़ें इम्यून है। दिस इज़ द हाई टाइम, ये मामला अपने आप में बताता है कि यहाँ से वो बहस दोबारा शुरू होती है। वो जो कानून है, फिर जज की अपॉइंट जो है वो जज से ही, कॉलेजियम और तमाम वो चीज़ें थी, क्योंकि ये भी रिफॉर्म मांग रहे हैं। बहुत संगीन मामला है। मुझे लगता है कि इसमें बेबाकी से बात की जाए या कुछ छुपाव के साथ बात की जाए, तो सचिन के क्वेश्चंस पे बहुत डिपेंड करेगा। सचिन जी बहुत बेबाकी से अपने प्रश्नों को पूछते हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल में रहने के बाद इस न्यूज चैनल को भी बहुत बड़ा कर दिया आपने। मुझे ऐसा लगता है सचिन, टच मी नॉट, मुझे कोई टच नहीं कर सकता, मैं इम्यून हूं, आई एम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। जब इस तरह की मानसिकता के लिए लोग अपनी फैसिलिटीज, अपने आसपास एक ऐसा वातावरण, अपने आसपास एक ऐसा कवच बना लेते हैं और अपने को वर्चस्व, हम तुमसे 2.5 फुट ऊपर बैठते हैं। फॉरेन में हमारे कई दोस्त कनाडा में जाके प्रैक्टिस करते हैं, अटॉर्नीज हैं, यूएसए में करते हैं। हरीश सल्वे भी, आजकल सल्वे साहब भी फॉरेन में बहुत इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस में बहुत अपने केसेस को रखते हैं। तो वहां समानांतर एक ही लेवल पे, आपने मूवीज में भी देखा होगा, 2.5 फीट ऊपर नहीं बैठते। तो पहले से ही आपने इस तरह के वातावरण को बना रखा है कि आम आदमी हमें चुनने का भी अधिकार नहीं रखता। एक छोटे से कोर्ट में सचिन, एक जब छोटा, सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनता है कोई, या उसका दूसरा वाला पार्ट बनता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जब भी बनता है तो वो एग्जाम देता है, अच्छा खासा एग्जाम होता है। उसके बाद वो इंटरव्यू देता है, उस इंटरव्यू में सेलेक्ट होता है, तब बेचारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनता है। परंतु देखिए, एक हाई कोर्ट का जज, 3 मनोनीत जज फाइनल कर लेते हैं कि ये हाई कोर्ट का जज बनेगा, और हाई कोर्ट का जज संवैधानिक जज है। उसके मुंह से कुछ भी निकल जाए तो संविधान का पार्ट एंड पार्सल बन जाता है। उस दिन का ऑर्डर जो होता है ना, देखिए, सी द पावर, द इफ ही अटर्स एनी वर्ड इन द कोर्ट, देन दैट बिकम्स लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस। और ये सब कॉलेजियम सिस्टम से बनते चले आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई भतीजावाद है, कि तूने मेरे चाचा को बनाया तो तू मेरे भाई को बना ले, तूने मेरे जीजा को बनाया तो तू मेरे साले को बना ले। आप इस तरह का जब आप देखिए सिलेक्शंस होंगे, तो किस तरह की पौध तैयार होगी। जैसे आप उर्वरक डालोगे, जैसी खाद डालोगे, वैसी पौध तैयार होगी। तो मैं उन वकीलों में से नहीं हूं जो लुका छुपी करे। क्या हालत करते हैं आपने देखा वकीलों की, जजेस, मतलब अपने आप को जब आप वर्चस्व और अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट समझने लगते हैं तो स्थिति होती है, और साफ नजर आता है लुका छुपी की जा रही है, चीजों को छुपाया जा रहा है, चीजों को जो है डीएक्शन किया जा रहा है, डीएक्टिवेट किया जा रहा है। जब एक साधारण सा चोर थोड़ी सी करप्शन करने के बाद कोर्ट में जाता है और जज की तरफ देखता है, तो जज कहता है यू द कल्प्रिट, और उसकी आंखें नीचे हो जाती हैं। पर आज आंखें नीचे होने की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, चोरी और सीना चोरी, पूरा नेक्सस जुड़ गया। और सचिन, मैं आपको भी लेटर पार्ट में, हो सकता है मैं ज्यादा लंबा जवाब दे रहा हूं, मैं बताऊंगा कि क्या पावर है इन लोगों की। क्या क्या चीफ, आप क्या समझते हैं, हाई कोर्ट का संवैधानिक जज, कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या स्टैंड करता है उनके सामने? कुछ नहीं है ना। चल ठीक, हम जब बात करते हैं न्यायपालिका और कार्यपालिका की, तब इसमें टकराव की बात आ जाती है, फिर रिफॉर्म्स की बात आ जाती है। आप कॉलेजियम के थ्रू ही है जो सब अपॉइंटमेंट हो रही हैं। ठीक है अश्विनी, एक कमेंट आपका भी इसमें ले लेता हूं, फिर मैं वापस आऊंगा। अब अपॉइंटमेंट्स ही ये सब ऐसी हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है जज को ही अपॉइंट करेगा। जज के खिलाफ कोई चीज़ अगर आएगी तो जज या जजों की कमेटी जो है वही जो है फैसला करेगी। और मैक्सिमम, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, मैं गलत हो सकता हूँ, आप ठीक कर दीजिएगा, मैक्सिमम ट्रांसफर तक हो सकता है सर, बस। जी, हमारे संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी।
कि ज्यूडिशरी जो है हमेशा इंडिपेंडेंट होनी ही चाहिए। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ और यही कारण है कि ज्यूडिशरी को इंडिपेंडेंट करने की प्रोसेस में ये कोलिजियम सिस्टम बना, ओवर द पीरियड बना। ऐसा नहीं कि एक दिन संविधान जैसे आज़ाद हुआ और कोलिजियम सिस्टम बन गया। जब ज्यूडिशरी के इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर को यूज़ करते हुए जो हमारे राष्ट्रपति की पावर है जजेस को अपॉइंट करने की, उस पावर को भी रेस्ट्रिक्ट किया